नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी शरीर की जीवन रक्षा प्रणाली बायोलॉजिकल सर्वाइवल प्रोटोकॉल के बारे में। हाँ, और आज का ये विषय मुझे लगता है कि बायोलॉजी के सबसे रोमांचक टॉपिक्स में से एक है। बिल्कुल। जब मैं आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे रिसर्च नोट्स देख रही थी ना, तो मुझे ये पूरा सिस्टम किसी बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म के उस दृश्य जैसा लगा। अच्छा, साइंस फिक्शन फिल्म जैसा कैसे? मतलब जहां अचानक से मेन पावर ग्रिड फेल हो जाता है, सब तरफ पैनिक है और फिर एकदम अंधेरा होने से ठीक पहले एक सीक्रेट बैकअप जनरेटर अपने आप चालू हो जाता है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। सच में हमारा शरीर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बैकअप जनरेटर के हर एक पुर्जों को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस भारी भरकम शब्द को ही थोड़ा डिकोड कर लेते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम इसे तोड़ें तो ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज। हाँ, और नियो का मतलब है कुछ नया। बिल्कुल। और जेनेसिस मतलब निर्माण करना। तो कुल मिलाकर गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से एकदम नए ग्लूकोज का निर्माण करना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना? एकदम सही। ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में तो शरीर को ऊर्जा हमारे खाने से यानी कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है, जो ग्लूकोज के रूप में इस्तेमाल होती है। हाँ, और जो बच जाता है उसे शरीर ग्लाइकोजन के रूप में लिवर और मांसपेशियों में जमा कर लेता है भविष्य के लिए। लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां शरीर को बाहर से खाना मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि कोई लंबी भूखमरी या स्टार्वेशन की स्थिति। हाँ, या फिर कोई ऐसा मैराथन धावक जो लगातार कई घंटों से बस दौड़ ही रहा हो। बिल्कुल। ऐसी चरम स्थितियों में क्या होता है कि शरीर का सारा जमा हुआ ग्लाइकोजन कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब हमारा मुख्य ईंधन पूरी तरह समाप्त। हाँ, ऐसे समय में शरीर का ये जो सीक्रेट बैकअप जनरेटर है ना, इसका चालू होना ही जीवित रहने का एकमात्र उपाय बचता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात मैंने नोट्स में देखी वो ये है कि शरीर को ये नया ग्लूकोज बनाने की इतनी सख्त जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के कुछ अंग बहुत ही नखरे वाले होते हैं। बिल्कुल। विशेष रूप से हमारा मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, ये अंग ऊर्जा के लिए पूरी तरह से ग्लूकोज पर ही निर्भर करते हैं। हाँ, क्योंकि मस्तिष्क फैटी एसिड्स का उपयोग नहीं कर सकता। ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से, है ना? सही कहा। वो फैटी एसिड्स उस बैरियर को पार ही नहीं कर सकते। इसलिए जब खून में ग्लूकोज का स्तर गिरने लगता है तो शरीर के लिए ये एक बहुत बड़ा आपातकाल होता है। क्योंकि अगर मस्तिष्क को ग्लूकोज न मिले तो इंसान कोमा में जा सकता है और स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। तो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस का परम लक्ष्य यही है कि किसी भी हाल में मस्तिष्क को ईंधन मिलता रहे, चाहे शरीर के बाकी अंगों को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। हाँ, प्राथमिकता का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि शरीर में ये जीवन रक्षक फैक्ट्री आखिर है कहाँ और इसका कच्चा माल क्या है? अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इस पूरी प्रक्रिया का मेन सेंटर हमारा लीवर है, यकृत। लगभग 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस यही होता है। बिल्कुल। लेकिन शरीर कभी भी सिर्फ एक योजना पर निर्भर नहीं रहता। आपात स्थिति के लिए कुछ बैकअप अंग भी तैयार रहते हैं। जैसे कि गुर्दे का कॉर्टेक्स। हाँ, किडनी कॉर्टेक्स और आंतों की उपकला यानी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। लंबी भूखमरी में गुर्दे का योगदान काफी बढ़ जाता है। और अगर हम एक कोशिका के अंदर गहराई में जाकर देखें तो ये प्रक्रिया किसी एक कोने में नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही जटिल असेंबली लाइन है जो कोशिका के 3 अलग-अलग हिस्सों के बीच फैली होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसॉल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। हाँ, ये एक पूरी औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला की तरह है। तो इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की भी तो जरूरत होगी। और चूंकि कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो शरीर क्या इस्तेमाल करता है? शरीर उन चीजों को इकट्ठा करता है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमारे नोट्स के अनुसार मुख्य रूप से 4 चीजों का उपयोग होता है। पहला तो अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन के टूटने से मिलते हैं। हाँ, और इनमें भी एलेनिन नामक अमीनो एसिड सबसे प्रमुख है। दूसरा कच्चा माल है ग्लिसरॉल, जो फैट के मेटाबॉलिज्म से मिलता है। बिल्कुल। जब फैट टूटता है तो फैटी एसिड्स के साथ ग्लिसरॉल भी निकलता है, जिसे लिवर तुरंत ग्लूकोज बनाने के लिए खींच लेता है। और तीसरा है लैक्टेट, जो भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों से निकलता है। और एक चौथा नाम भी है, प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट? हाँ, जब ऑड चेन फैटी एसिड्स, मतलब ऐसे फैट जिनके कार्बन की संख्या विषम होती है, वो टूटते हैं तो अंत में प्रोपियोनेट बनता है। तो शरीर इन चारों
अलग अलग कच्चे माल को एक ही असेंबली लाइन में डालकर शुद्ध ग्लूकोज तैयार कर लेता है। ये तो एक बहुत ही शानदार रिसाइकलिंग प्रणाली है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिस पर बात करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अक्सर लगता है कि चूंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटकर पाइरूवेट बनता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बस उसकी उल्टी प्रक्रिया होगी। हाँ, क्या शरीर बस उसी रास्ते पर उल्टी गाड़ी चलाकर पाइरूवेट से वापस ग्लूकोज बना लेता है? रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ही सड़क के दो तरफ जाने वाले रास्ते बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के रास्ते में 3 ऐसे चरण होते हैं जो पूरी तरह से अपरिवर्तनीय होते हैं, इरिवर्सिबल। बिल्कुल। अगर हम इस मेटाबॉलिक रास्ते को एक हाईवे मान लें, तो ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जाते समय 3 ऐसी जगहें आती हैं जो वन वे सड़क की तरह होती हैं। मतलब वहां से नीचे तो आ सकते हैं लेकिन वापस ऊपर नहीं जा सकते। एकदम सही। और शरीर के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। अगर नया ग्लूकोज बनाना है तो इन वन वे बैरिकेड्स को पार करना ही होगा। और इसके लिए शरीर 4 विशेष एंजाइमों का उपयोग करके बाईपास रास्ते बनाता है। तो चलिए इन 3 महत्वपूर्ण बाईपास की गहराई में उतरते हैं। हाँ, क्योंकि सारा असली जादू यही होता है। सबसे पहला बाईपास है माइटोकॉन्ड्रिया का चक्कर। पाइरूवेट को वापस पीईपी यानी फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में बदलने के लिए। सही कहा। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में जो पाइरूवेट बनता है वो साइटोसोल में होता है, लेकिन साइटोसोल में उसे सीधे पीईपी में बदलने वाला कोई एंजाइम है ही नहीं। तो पाइरूवेट को पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बैठा होता है हमारा पहला विशेष एंजाइम पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, जो एटीपी खर्च करता है और बायोटिन विटामिन की मदद लेता है। बिल्कुल। ये कार्बन डाइऑक्साइड जोड़कर पाइरूवेट को ऑक्सालो एसीटेट में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ऑक्सैलो एसीटेट तो बन गया, पर अब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फंस गया। बिल्कुल एक एस्केप रूम की तरह। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में कोई ऐसा दरवाजा ही नहीं है जो उसे बाहर जाने दे। तो इस जेल से बाहर निकलने के लिए ऑक्सालो एसीटेट को एक तरह से भेष बदलना पड़ता है। वो मैलेट में बदल जाता है ना? एकदम सही। अंदर के एंजाइम उसे मैलेट में बदल देते हैं और फिर मैलेट एक खास ट्रांसपोर्टर के जरिए चुपचाप बाहर साइटोसोल में आ जाता है, किसी जासूसी कहानी की तरह। और बाहर आते ही वो अपना भेष उतारा देता है और वापस ऑक्सालो एसीटेट बन जाता है। और फिर साइटोसोल में दूसरा एंजाइम इंतजार कर रहा होता है, पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज या पीईपीसी के, जो एक जीटीपी खर्च करके ऑक्सालो एसीटेट को पीईपी में बदल देता है। ये तो सिर्फ पहला बैरिकेड पार करने के लिए इतनी लंबी कहानी थी। हाँ, ये पहला बाईपास था। इसके बाद रास्ता थोड़ी देर के लिए सीधा हो जाता है। पीईपी से शरीर आसानी से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर आती है दूसरी बड़ी दीवार, PFK1 वाला चरण, जहां एक फॉस्फेट जोड़ा गया था। इसे पार करने के लिए आता है हमारा दूसरा बाईपास, फॉस्फेट हटाना। और यहाँ शरीर एक नया एंजाइम लाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, जो बहुत ही सफाई से एक फॉस्फेट अणु को काटकर अलग कर देता है। ये बाईपास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस पूरी प्रक्रिया का एक प्रमुख नियंत्रण बिंदु यानी रेगुलेटरी स्टेप है। बिल्कुल, ये एक तरह से मेन स्विच है। इसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आसानी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। और अब हम लक्ष्य के एकदम करीब है। शुद्ध ग्लूकोज बनाने के लिए हमारा तीसरा बाईपास आता है, अंतिम निकास। और यहाँ एक बहुत अजीब बात होती है। ये आखिरी कदम साइटोसोल में नहीं होता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पहले ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाया जाता है। हाँ, क्योंकि ER के अंदर ही वो आखिरी एंजाइम बैठा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो आखिरी फॉस्फेट को हटाकर शुद्ध ग्लूकोज बना देता है। बिल्कुल। और इस शुद्ध ग्लूकोज को रक्त में छोड़ दिया जाता है ताकि वह मस्तिष्क तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है विद्यार्थियों के लिए। हाँ, ये तथ्य बहुत ही हैरान करने वाला है कि ये आखिरी एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मांसपेशियों में पाड़ा ही नहीं जाता। बिल्कुल अनुपस्थित होता है वहाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि मांसपेशियां स्वभाव से बहुत स्वार्थी होती हैं। एकदम सही शब्द है, स्वार्थी। वे व्यायाम के दौरान अपना ग्लाइकोजन तोड़कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बना लेती हैं, लेकिन उनके पास ये आखिरी एंजाइम है ही नहीं। तो वो ग्लूकोज खून में नहीं जा पाता, मांसपेशियों के अंदर ही फंसा रह जाता है। वे अपनी ऊर्जा किसी और अंग के साथ साझा नहीं करती। इसके विपरीत लिवर शरीर का सबसे निस्वार्थ अंग है। हाँ, लिवर अपना सारा ग्लूकोज रक्त में डाल देता है। तो ये तो हो गई बाईपास की बात।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की ऊर्जा लागत यानी एनर्जी कॉस्ट के बारे में भी बात करना जरूरी है। बिल्कुल, प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर हम ग्लाइकोलिसिस देखें तो एक ग्लूकोज अणु टूटने पर शरीर को शुद्ध 2 ATP का लाभ होता है। लेकिन जब शरीर उसी ग्लूकोज को वापस बनाता है तो बिल बहुत भारी आता है। सिर्फ एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए शरीर को 6 उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड खर्च करने पड़ते हैं। 4 ATP, 2 GTP और 2 NADH। ये तो सीधे सीधे घाटे का सौदा लगता है। कोई भी अर्थशास्त्री तो इसे तुरंत बंद करवा देगा। 2 की कमाई और 6 का खर्च। लेकिन यहाँ बात अर्थशास्त्र की नहीं, अस्तित्व को बचाने की है। बिल्कुल, शरीर यह कीमत खुशी खुशी चुकाता है, क्योंकि अगर मस्तिष्क को ग्लूकोज नहीं मिला तो शरीर के बाकी ATP का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सर्वाइवल पहले है। हाँ, और इसी सर्वाइवल को सुचारू रखने के लिए शरीर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रिसाइकलिंग चक्र भी चलाता है, जैसे कि कोरी चक्र है ना। हाँ, कोरी साइकिल। जब कोई भारी व्यायाम करता है तो मांसपेशी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और वे लैक्टेट बनाती हैं, जो एक तरह का कचरा है, और इससे मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जिसे लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। सही कहा। तो मांसपेशियां इस लैक्टेट को रक्त में डाल देती हैं, जहां से ये सीधा लिवर के पास पहुंचता है। और लिवर रक्षक बनकर उस लैक्टेट को लेता है, 6 ATP खर्च करता है और उसे वापस ग्लूकोज में बदल देता है। और वो ग्लूकोज वापस मांसपेशियों के पास पहुंच जाता है। ये चक्र लगातार चलता है। कचरे को ईंधन में बदलना। और दूसरा चक्र कौन सा है? जब शरीर मांसपेशियों के प्रोटीन को तोड़ता है तो एक जहरीला उप उत्पाद निकलता है, अमोनिया, जो मस्तिष्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो मांसपेशियां इस अमोनिया को सीधे रक्त में नहीं डाल सकती। बिल्कुल नहीं। वो इस अमोनिया को पायरुवेट के साथ जोड़कर एलेनिन नाम के अमीनो एसिड में बदल देती हैं, एक सुरक्षित टैक्सी की तरह। और ये सुरक्षित एलेनिन लिवर में पहुंचता है, जहां लीवर इस टैक्सी को खोलकर अमोनिया को अलग करता है और उसे यूरिया चक्र में भेजकर शरीर से बाहर निकाल देता है। और जो पायरुवेट बचता है उससे नया ग्लूकोज बना लेता है। ये तो सच में मास्टर क्लास है ना? और इतनी जटिल फैक्ट्री बिना किसी कंट्रोल के तो चल नहीं सकती। इसके ऑन और ऑफ स्विच बहुत बारीकी से नियंत्रित होते हैं। 2 स्तरों पर, एलोस्टेरिक रेगुलेशन और हार्मोनल नियंत्रण। हाँ, एलोस्टेरिक रेगुलेशन में एसिटाइल कोए एक बहुत मजबूत एक्टिवेटर है। जब फैट टूटता है तो एसिटाइल कोए बनता है, जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को चालू कर देता है। ये एक संदेश है कि फैट टूट रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लूकोज बनाना शुरू करो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसे रोकने वाले स्विच है AMP और ADP। जब कोशिका में इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कोशिका की बैटरी लो है, ऊर्जा की कमी है। हाँ, तो कोशिका सोचती है कि मेरे पास खुद के लिए ATP नहीं है, मैं ग्लूकोज बनाने की इतनी महंगी प्रक्रिया कैसे चलाऊं? तो AMP तुरंत इस प्रक्रिया को रोक देता है। और अगर हम हार्मोन्स की बात करें, हार्मोनल स्तर पर 3 बड़े खिलाड़ी हैं, ग्लूकागॉन, कोर्टिसोल और इंसुलिन। ग्लूकागॉन तो उपवास का नायक है। जब ब्लड शुगर कम होता है तो ये अलार्म बजाकर नया ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। और कोर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। भारी तनाव या बीमारी में ये एंजाइमों का निर्माण ही बढ़ा देता है। लेकिन इंसुलिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एकदम सही। इंसुलिन का काम ही है ब्लड शुगर कम करना। तो जब हम खाना खाते हैं, इंसुलिन लिवर को सख्त आदेश देता है कि ये फैक्ट्री तुरंत बंद करो, क्योंकि खून में पहले से बहुत ग्लूकोज है। हाँ, इंसुलिन एक मजबूत ब्रेक की तरह काम करता है। तो इसका मतलब है कि अगर इस नियंत्रण प्रणाली में कोई खराबी आ जाए तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, चिकित्सीय महत्व के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, जैसे शराब का सेवन। खाली पेट बहुत अधिक शराब पीने से लिवर का मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह बदलता है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ब्लड शुगर खतरनाक रूप से गिर सकता है। और डायबिटीज मेलिटस में तो ये तंत्र एकदम अलग तरीके से टूटता है, क्योंकि डायबिटीज में या तो इंसुलिन बनता नहीं है या शरीर उसकी सुनता नहीं है। हाँ, मतलब ब्रेक फेल हो गया है, लिवर को लगता है कि शरीर भूखमरी में है और वो बिना रुके ग्लूकोज बनाता रहता है, जिससे ब्लड शुगर आसमान छूने लगता है। और कुछ आनुवंशिक मामलों में जन्म से ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम नहीं होता। ऐसे मरीजों को अपना ब्लड शुगर स्थिर रखने के लिए लगातार कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़ी तस्वीर में समेटें तो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के बीच एक बहुत सुंदर संतुलन है। बिल्कुल, एक तरफ ग्लाइकोलाइसिस है जो इंसुलिन के प्रभाव में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाता है,
और दूसरी तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जो ग्लूकागॉन के प्रभाव में ऊर्जा खर्च करके नया ग्लूकोज बनाता है। ये दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि परिस्थितियां चाहे जो हों, जीवन चलता रहे। यह शरीर के अंदर चलने वाले एक अद्भुत और जटिल नृत्य है। हाँ, और अंत में श्रोताओं के लिए गहरा विचार ये है कि शरीर 2 ATP के फायदे के मुकाबले 6 ATP का भारी खर्च उठाने को तैयार रहता है, अपनी मांसपेशियों का बेशकीमती प्रोटीन गलाने को तैयार रहता है, सिर्फ इसलिए ताकि मस्तिष्क का पावर ग्रिड कभी बंद न हो। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि विकासवाद के लाखों सालों के सफर में प्रकृति ने शारीरिक बाहुबल से कहीं ज्यादा प्राथमिकता हमारे सोचने और समझने वाले अंग को दी है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।